नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी का आज ये अगला वीडियो है। तो अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग आधुनिक काल के नई कविता को देखने वाले हैं। यानी नई कविता से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन सारे को देखेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जो MCQ बनते हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। तो इस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल नई कविता, यानी आधुनिक काल की जो नई कविता है उसी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लास और प्रैक्टिस सेट जो होगा उसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो जो PDF पाना चाहते हैं, तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, वो PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है और क्लास से संबंधित सारी जानकारी वहाँ भेजी जाती है। तो आप लोग वहाँ से जुड़कर और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है उससे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका कुछ मोटिवेशन मिल सके। सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से नई कविता का आरंभ माना जाता है। यह नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अज्ञेय ने ही सर्वप्रथम अपने एक रेडियो संवाद में नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। सन 1953 ईस्वी में के नए पत्ते के जनवरी-फरवरी अंक में यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववाद दर्शन का प्रभाव रहा, पर कुछ कुछ मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव दिखता है। यह एक संतुलित काव्य आंदोलन है। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ 1951 यानी दूसरा शतक से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। देखिए, यहाँ बातें सामने निकल कर आई कि इसका जो मुख्यतः शुरुआत है 1954 से माना जाता है और 1953 में जो है नई कविता नाम से जो शीर्षक प्रकाशित हुआ था अज्ञेय का, उससे माना जाता है। लेकिन बच्चन सिंह जो है नई कविता का आरंभ 1951 या दूसरा शतक से मानते हैं। तो तरह तरह के लोग तरह तरह मानते हैं। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस उत्साह और जीवनाकांक्षा का प्रतीक है। नई कविता में रघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजयदेव नारायण शाही को जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि रघु मानव की प्रतिष्ठा किसने किया, तो विजयदेव नारायण शाही ने किया। किस कविता में, तो नई कविता में किया। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग भी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी को देखते हुए मैंने इसे बनाया है और साथ ही साथ BPSC का भी ध्यान रखते हुए इसे बनाया गया है ताकि चीज़ें अभी से ही स्पष्ट हो सके। नई कविता के संदर्भ में विभिन्न जो विद्वानों के मत है उसको देखते हैं। तो धर्मवीर भारती लिखते हैं कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। मुक्तिबोध लिखते हैं, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। अज्ञेय नई कविता को बुनियादी तौर पर दीक्षादंश की कविता
कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक और कथन है, आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है और छंदों की पायरें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया है, क्योंकि कविता संगठन में भाषा प्रयोग मूल और केंद्रीय स्थिति है। तो ये विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अज्ञेय आते हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। यहाँ इनका जो है नाम भी पूछ सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम को भी ध्यान में रखना है। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में तथा मृत्यु 1987 में होगा। ये अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद या नई कविता का सर का पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय के जो प्रमुख काव्य हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ देखिए रचनाएं हैं, यहाँ प्रकाशन वर्ष है। तो भग्नदूत का प्रकाशन 1933 में हुआ। इत्यारम का प्रकाशन 1946 में हुआ। हरी घास पर क्षण भर का 1949 में। बाबरा अहरेरी का 1954 में। इंद्रधानव रौदे हुए ये 1957 में। अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में। आंगन के पार द्वार 1961 में। कितनी नावों में कितनी बार 1967 में। पहले मैं सन्नाटा बोलता हूँ 1973 में। महावृक्ष के नीचे 1977 में। नदी की बाग छाया पर 1981 में। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 में। तो ये अज्ञेय की महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो पूछ सकता है इनमें से कौन सी अज्ञेय की रचना है या नहीं है। तो इसे आप लोग देखिएगा अच्छे से। PDF आपको दे दिया जाएगा, 2-4 बार देखिएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं असाध्य बिना, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। कारगी बाजरे की, नदी के दीप, यह दीप अकेला, ये उनकी प्रमुख कविताएं हैं। अज्ञेय के बारे में बच्चन सिंह लिखते हैं कि वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक है। अज्ञेय की प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांतता और सन्नाटा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतन अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। विजयदेव नारायण शाही ने कहा है कि प्रसाद ने अनुभूति का दर्शन में घुराया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुराने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। तो ये जो कथन है उसे 1-2 बार देखिएगा, हो सकता है कथन पूछा जा सके। अब जो है गजानन मुक्ति माधव मुक्तिबोध आते हैं। इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, लेकिन मुक्तिबोध नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1964 ईस्वी में। इन्हें भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की जो काव्य संग्रह है वो है चांद का मुँह टेढ़ा 1964 में और भूरी भूरी खाक धूल 1980 में। मुक्तिबोध की जो चर्चित रचनाएं हैं अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, भूर गरती है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। इसका प्रकाशन कल्पना पत्रिका में अंशका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। अंधेरे में कविता के संबंध में विभिन्न विचारकों के मत इस प्रकार हैं। शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का विज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक व्यापित हो जाती है। नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज कहा है अंधेरे में कविता को। रामविलास शर्मा ने कहा है कि अपराध भावना का अनुसंधान है तथा आरक्षित जीवन की कविता है। इंद्रनाथ मर्दान ने आत्मशोधन का अनुसंधान कहा है। निर्मला जैन ने अंतःस्थल का विप्लव कहा है और प्रभाकर माचवे ने अंधेरे में कविता को रावा कहा है। कुछ और बिंदु है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो रामविलास शर्मा के अनुसार मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघुमानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। नामवर सिंह लिखते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी।
रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार है मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। ये जो कथन है बहुत ही प्रसिद्ध है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि बात के जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। तो ये जो विभिन्न कथन है इसे आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सकें। अगला जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य हैं इस प्रकार। कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 61 में, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 में, इतने अपने पास 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, कार तुझसे होड़ है मेरी 1988 में, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ मैं 1995 में, सुकून की तलाश 1998 में। अब इनके संबंध में जो प्रमुख कथन है विभिन्न विद्वानों को उसको देख लेते हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि भाषा में बोल बार के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर विरोधी मना स्थितियों को उनकी कला साधती है। आगे देखते हैं कि जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। मुक्तिबोध के अनुसार शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। मरियत लिखते हैं कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पिछले बीपीएससी में पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार स्टेट में पूछ दे। रामविलास शर्मा के अनुसार शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मक्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। अशोक वाजपेयी के अनुसार शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह अत्यधिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह। आगे जो है रघुवीर सहाय आते हैं। तो रघुवीर सहाय के जो है बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1929 में, मृत्यु 1990 ईस्वी में हुआ। इनकी कविताओं में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श देखने को मिलती है। इनकी प्रमुख रचना है सीढ़ियों पर धूप में 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी 1975 में, रोग भूल गए 1982 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में, एक समय था 1994 में। अब इनके संबंध में जो बातें हैं उसको देखते हैं। तो रघुवीर सहाय देखते हैं कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हो। ये अपने बारे में खुद लिखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। मैनेजर पांडे के अनुसार रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम वह किया है कि उन्होंने कविता के पुराने जो प्रभाव मंडल से कविता को मुक्त किया है। उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मीय साक्ष्य बनाया है। तो ये जो बातें हैं उसको आप लोग देखिएगा एक दो बार, चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि हम आपके लिए जो है दूध से मक्खन निकाल कर लाते हैं ताकि आप अच्छे से इसे देख सकें। कुछ अन्य कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, तुस की आग। शकुंतला माथुर का है चांदनी चुनर, अभी और कुछ रहर नहीं टूटेगी। नरेश मेहता का है बनपाखी सुनो, बोलने दो चीर को, संशय की एक रात। विजय देव नारायण शाही का है मछली घर, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी। धर्मवीर भारती का है ठंडा रोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष। कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह, आत्मजयी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे रोग। केदारनाथ सिंह का अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, आकार में सारस, बाघ। तो ये जो प्रमुख रचनाएं हैं इसको एक दो बार आपको देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अब नई कविता के कवियों की जो पंक्तियाँ हैं उसको देखते हैं।
तो आगे लिखते हैं कि मौन भी अभी व्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं, घिर गया है समय का रथ कहीं, राजिमा से मढ़ गया है राग। मैं उर्दू और हिंदू का दुआब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाहता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। ये रघुवीर सहाय की पंक्ति है। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। ये केदारनाथ अग्रवाल की केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। अब जो है नई कविता की प्रवृत्तियाँ हैं उसको देखते हैं। तो इसमें रघु मानव की अवधारणा है, भोगे हुए यथार्थ पर बल है, कथा की व्यापकता है, जीवन के प्रति आस्था है, क्षणों की अनुभूति का मर्मस्पर्शी चिंतन है, लोक जीवन की अनुभूतियों का चित्रण है, नए मूल्यों की संभावना के प्रति आस्था है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। तो केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुंवर नारायण को आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अज्ञेय को कितने नामों कितनी बार पुस्तक के लिए 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये नई कविता से संबंधित था। कुछ नई कविता में ही और बाद आते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले नकेनवाद आता है। तो नकेनवाद को परपद्यवाद भी कहा जाता है। 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन का परपद्य काव्य संकरा से नलिन विलोचन शर्मा ने परपद्यवाद का परिवर्तन किया। नकेन का परपद्य काव्य संकलन की भूमिका को ही इसका घोषणा पत्र कहा जाता है। परपद्यवाद प्रयोगवाद के समानांतर एक ऐसा काव्य है जिसके कवियों का दावा है कि असल प्रयोगवादी वे ही हैं, क्योंकि प्रयोगवादियों के लिए प्रयोग साधन है लेकिन इनके लिए प्रयोग साध्य है। नकेनवाद की मान्यता क्या क्या है उसको आपको देखना है। नकेनवाद की मान्यता, जो चीज़ें हम छोड़ रहे हैं उसको PDF आपको दे दिया जाएगा, विस्तार से देख लीजिएगा। नकेनवाद की मान्यता है परपद्यवाद की कविताओं में यौन प्रसंगों की अधिकता है, क्योंकि ये कविता को सिर्फ अवचेतन और अचेतन के प्रति जवाबदेह मानते हैं। दूसरा मान्यता है कि यह कवि के किसी भी प्रकार की काव्य परंपरा को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार परंपराओं में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं कि शब्दों के स्तर पर इनकी कविताओं में अत्यधिक प्रयोग मिलता है, क्योंकि परंपरा से चले आ रहे शब्द इन्हें अनुपयुक्त रखते हैं। तो ये जो है नकेनवाद की मान्यता है। अब नकेनवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। तो सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक में अज्ञेय ने परपद्यवादियों की आलोचना की। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अज्ञेय ने किस सप्तक में परपद्यवादियों की आलोचना की। तो तीसरा सप्तक में की है। बच्चन सिंह ने इस आंदोलन को एक प्रकार का रूपवाद या करावाद माना है। ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने किसे रूपवाद या करावाद माना है। तो नकेनवाद को माना है। अब कुछ समकालीन कविता से संबंधित बातें हैं उसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है ताकि ये भी नई कविता में आते हैं। हिंदी साहित्य में सन 1960 ईस्वी के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। हालांकि इसको लेकर विद्वानों के बीच जो है विवाद की स्थिति है। 1960 के बाद की कविता को सठोत्तरी कविता भी कहते हैं। डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय तथा बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को सठोत्तरी कविता कहा है। 1960 ईस्वी के बाद कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलनों की प्रवृत्तियाँ विकसित हुई, जिनमें अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गौण प्रवृत्तियाँ भी हैं, जैसे विचार कविता, बीट कविता, युत्सावादी कविता, कैप्सूल कविता इत्यादि दिखती है। समकालीन कविता का परिवर्तन डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। इसके अंतर्गत एक ओर तो जहां राम कमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम पवार, अजय जैसे अकवितावादी कवियों को स्थान दिया गया, दूसरी ओर धूमिल, कुमरेंद्र, पारसनाथ, वेणुगोपाल जैसे प्रतिबद्ध कविता या संघर्षशील कविता के उन्नायकों को भी सम्मिलित कर दिया गया। समकालीन कविता समसामयिकता के अर्थ में ग्रहण किया गया है। अब जो विभिन्न काव्य आंदोलन है एवं उसके प्रवर्तक है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कविता आता है, जिसका सन 1963 ईस्वी में जगदीश गुप्त ने प्रारंभ नामक काव्य
संकरण से इसकी शुरुआत की, किंतु इसका परिवर्तन श्याम परमार माने जाते हैं, क्योंकि 1965 ईस्वी में उन्होंने कविता पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को गति प्रदान किया। नवगीत आता है, नवगीत को देखते हैं। तो सन 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगनी शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी गजल के प्रवर्तक अमीर खुसरो को माना जाता है और आधुनिक हिंदी गजल के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। कुछ अन्य काव्य आंदोलन है, उसके प्रवर्तकों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बीट पीढ़ी या जनरेशन कविता के प्रवर्तक राजकमल चौधरी हैं। युत्सावादी कविता के सरभ श्री राम सिंह हैं। नव प्रगतिशील कविता के नवल किशोर हैं। सहज कविता के डॉक्टर रविंद्र भरमर हैं। आज की कविता हरीश मदानी का है। वाम कविता के डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव हैं। ताजी कविता के लक्ष्मीकांत वर्मा हैं और टटकी कविता के रामवचन राय हैं। कृष्ण तिवारी का कथन है कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सारे चीज़ों को मैंने एग्जाम ओवरव्यू से बनाया है, ताकि ए स्टेट बीपीएससी दोनों एक साथ आपका तैयारी हो सके, क्योंकि इस बार समय दिया है तो ए स्टेट थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछ सकता है। समकालीन कविता के प्रमुख कवि जो हैं धूमिल हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 1936 वाराणसी के पास खोखरी गांव में हुआ था तथा 1975 ईस्वी में 38 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रेन ट्यूमर से इनकी मृत्यु हो गई। ये हिंदी के समकालीन कविता दौर के मीर के पत्थर सरीखे कवियों में एक हैं। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छड़ा है उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम रच है। यहाँ देखिए बातें स्पष्ट आई है कि धूमिल जो हैं ज़्यादा तंज कसते हैं अपनी कविता के माध्यम से। धूमिल का जो काव्य संग्रह है संसद का सड़क 1972 में, कर सुनना मुझे 1976 में, सुदामा पांडे का प्रजनन 1984 में। इनकी प्रसिद्ध कविता है मोचीराम, पटकथा, रोटी और संसद, रोहे का स्वाद। धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में 3 आदमियों का चर्चा किया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि धूमिल ने अपनी कविताओं में कितने आदमियों का चर्चा किया है रोटी और संसद में, तो 3 आदमियों का किया है। अब जो है अन्य प्रमुख समकालीन कवि एवं उनका रचना जो है उसको देख लेते हैं। तो राजकमल चौधरी का रचना है कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वर्ग गंधा। लीलाधर जगूरी का है नाटक जारी है, शंख मुक्ति शिखरों पर। कैलाश वाजपेयी का है देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा। मंगलेश डबरार का है पहाड़ का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है। जगदीश गुप्त का है नाव के पाँव, आदिम एकांत। दुष्यंत कुमार का सूर्य का स्वागत, साये में धूप। अदम गोंडवानी का धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़। श्रीकांत वर्मा का है दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर पर, मगध। रामदरस मिश्र का है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया। लक्ष्मीकांत वर्मा का है आक्तुकांत, तीक्षरापस। मरियज का है जख्म पर धूप। कात्यायनी का है चेहरों पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा। अनामिका का है गलते पत्तों की चिट्ठियाँ, कविता में औरत। मैत्रेयी पुष्पा का है लकीरें। तो ये जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाकार है, उसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समकालीन कविता के कवियों की जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं उसको देख लेते हैं। तो प्रमुख पंक्तियाँ हैं, अपने यहाँ संसद तेर की वह घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। ये धूमिल की पंक्ति है। अगला है एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो कौन है, देश की संसद मौन है। तो ये जो है धूमिल की पंक्ति है। आगे पंक्ति है, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है। ये धूमिल की पंक्ति है। आगे है, कहाँ तो तय था चिरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये दुष्यंत कुमार का है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है। तो आज मैंने नई कविता से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थे उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा है कि ये आपके
तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब जो है वैकल्पिक प्रश्न को देखते हैं, MCQ को देखते हैं, क्योंकि बिना MCQ को देखे हम लोगों का तैयारी बेहतर नहीं हो सकता। तो आज जो है 25 MCQ है। 25 MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके अंत में बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है। आज जो है आधुनिक काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है जो अगला टॉपिक आएगा वो हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। जैसे जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वैसे वैसे हम कराते जाएंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। 10 फरवरी तक लगभग हम लोगों का क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट पर फोकस करवाया जाएगा। तो आपको समय रहते सारा मटेरियल उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो आपको कोई भी अलग से पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, हम सारा चीज़ आपको उपलब्ध करवा देंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है। तो आपको पता होगा कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं कार से होर है मेरी, तीनों के तीनों रचनाएं जो हैं शमशेर बहादुर सिंह का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किस कवि की है आपको बतानी है। 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ये अज्ञेय की पंक्ति है, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा है? आपको बताना है अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा है। तो ये आपको ऊपर पढ़ाया गया है, अगर दिमाग लगाए होंगे तो सही हो गया होगा। निर्मल जैन ने कहा है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अज्ञेय को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? अज्ञेय को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है आपको बताना है। तो आपको पता होगा कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इस तरीका के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछले बार जो है बहुत हल्के प्रश्न पूछे गए थे क्योंकि समय बहुत कम दिया गया था। इस बार समय ज़्यादा है तो हो सकता है ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछा जाए, तो इसलिए मैंने सारे दृष्टि को रखते हुए प्रश्नों को जो है सिलेक्ट किया है, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। शमशेर बहादुर सिंह को किसने प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा है? आपको बताना है किसने कहा है। तो मुक्तिबोध ने कहा है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। यह विचार किस विद्वान का है? ये जो विचार है किस विद्वान का है? तो आपको पता होगा ये विचार जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है केदारनाथ सिंह हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर मुर्श के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? शमशेर मुर्श के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है आपको पता होना चाहिए, मरियज का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? ये कौन सी रचना है आपको बतानी है। तो आत्मजयी है, आपको पता होना चाहिए, कुंवर नारायण का आत्मजयी जो है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नकेनबाज जिसे उसके हिमायतियों ने परपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है आपको बताना है। तो ये जो कथन है नंदुलारे वाजपेयी का है, विकल्प ख
सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकेनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नकेनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको पता नहीं है, तो इसका जो प्रवर्तक है नरेंद्र बिरोचन शर्मा को माना जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नकेनवाद का प्रवर्तन कब हुआ? नकेनवाद का प्रवर्तन कब हुआ आपको बताना है। तो 1956 में हुआ। विकल्प ग सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, किस आलोचक ने प्रपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या करावाद माना है? रूपवाद या करावाद किसने माना है? तो इसका आपको ध्यान होगा, बच्चन सिंह ने माना है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? किसका नाम सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। प्रपद्यवाद या नकेनवाद है, तो जिसमें जिस 3 रचनाकार आते हैं, नरेंद्र बिरोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। नंद किशोर आचार्य का नाम नहीं शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार दिए गए हैं जिनमें कल आदमी आकार था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं धूमिर की है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। धूमिर ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? धूमिर ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो आपको बताया गया था 3 आदमियों का जिक्र किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो मैंने अपना कवि धर्म पूरा किया, चाहे मर्म सहराया ना हो, कुरेदा हो। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? ये जो पंक्तियाँ हैं किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं श्रीकांत वर्मा का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ताकि हम समझ सकें कि आपका अच्छा तैयारी चल रहा है या नहीं। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। रश्मिकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त, यह कथन किस आलोचक का है? यह जो कथन है किस आलोचक का है? तो ये जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किसका है? तो श्री कृष्ण तिवारी का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा असंगत है उसका जो है चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। विकल्प घ, क्योंकि सहज कविता के डॉक्टर रविंद्र भरमर हैं, युत्सावादी के श्री राम सिंह हैं, बिट पीढ़ी के राजकमल चौधरी हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। हिंदी में नवगीत परंपरा की शुरुआत किसने की? हिंदी में नवगीत परंपरा की शुरुआत किसने की आपको बतानी है। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है? दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है आपको बताना है। तो आपको पता होगा ये गजल के लिए विख्यात थे। विकल्प ख सही हो जाएगा, गजल के। 24वां प्रश्न है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है आपको बताना है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं धूमिर की है। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा, क्योंकि ये धूमिर की पंक्ति है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजकमल चौधरी का है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजकमल चौधरी का है आपको बताना है। तो स्वर्गंधा, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, तीनों रचना जो है राजकमल चौधरी का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो आज जो है नई कविता से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण प्रश्न था और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो जो लोग मेरे क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो वो 199 रुपया का मेरे मोबाइल नंबर 72 61 81 53
07 पे 199 रुपया का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, जल्दी से 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि साथ समय उसको PDF उपलब्ध करवाया जा सके। तो जल्दी करें और मेरे वीडियो पे जो है बने रहें, देखते रहें, तैयारी को मजबूत करते रहें, ताकि आपका रिजल्ट अच्छे रंग से हो सके। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।